अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, ज़िंदगी ना एतदाल का नाम है और ये मुसलसल ऊंच नीच के हालात से गुजरने का नाम है। तो इसमें इंसान को बड़ी लचक, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही चलता रहे या सब वैसा चले जैसा हम ख्याल करते हैं। वो तो आइडियलिज़म हो गया ना। रियल लाइफ ऐसे नहीं चल सकती है, बल्कि इसकी हकीकत हमारे तख़य्युल, हमारे अंदाज़ों से बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो इस सब में जो शख्स जितना हकीकी होगा ना, वो उतना ही कामयाब बनेगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ज़ाविया नज़र सबसे बेहतर है। वो लाइफ को एक परफेक्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, मगर ये इंसान के बस में बिल्कुल भी नहीं है। आप ख़ुद ही देखें कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे बस से बिल्कुल ही बाहर होती हैं, जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और चाहते ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हमारी लाइफ में अपना इम्पैक्ट ज़रूर डाल रही होती हैं। कहने का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि परफेक्शन चाहने वाले नाकाम होते हैं या वो कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो लोग, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखते हुए ना, वो लोग अपने काम में, अपनी फील्ड में बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं, जो एक आम शख्स के लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोग हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, जो उन्हें दूसरों से बहुत डिफरेंट बनाता है, बहुत मुख्तलिफ बनाता है। ऐसे लोग अगर साइंस के शोबे में जाते हैं ना, तो बड़े बड़े सियासतदान या मुअज्जिद बनते हैं, और खेल में जाते हैं तो वहाँ पर भी अपना नाम कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहीं पर भी चले जाना तो वो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं। कुछ जहाँ पर कुछ अच्छा होता है ना, वहाँ कुछ बुरा भी होता है। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी मौजूद होते हैं, जो यकीनन उनका मुकद्दर बनते हैं। तो मुसलसल अपने काम में तकमील हासिल करने की चाहना उन्हें बेचैन रखती है हर वक्त, और ऐसे लोग अमूमन हमें स्ट्रेस में ज़्यादा मिलते हैं। मुसलसल किसी न किसी परेशानी में मुब्तला मिलेंगे। आम रूटीन में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो छोटे छोटे कामों में ना अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं कि उनके काम में कोई गलती बाकी ना रहे। उन्हें गलती से एक ख़ास किस्म की चिढ़ होती है, और यही बात उनके लिए एक, कह लें कि नेगेटिव भी साबित हो रही होती है। और वजह ये है कि जहाँ ये ख़ुद से परफेक्शन डिमांड कर रहे होते हैं ना, वहीं अपने साथ वालों से, अपने से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी भी खामियां बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें ये हरगिज़ बात कबूल नहीं होती है कि कोई उनका टीम मेंबर या फिर उनका घर का फ़र्द कहीं गलती करे। ये चाहते हैं कि हर कोई एक स्ट्रेट लाइन में अपना किरदार अदा करे जिस तरह वो कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं ना, वो अमूमन ख़राब रहते हैं। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स ना होने के बराबर होती हैं। उनका ये पहलू उन्हें ज़हनी कशमकश में रखता है, कंफ्यूज रखता है हमेशा। ऐसा ज़हनी उलझाव जो उन्हें जज्बाती तौर पर भी बेसुकून रखता है। अमूमन ये बात उनकी नेचर में शामिल हो जाती है, और ये मुसलसल अपनी और दूसरों की बेजा तनकीद भी करना शुरू कर जाते हैं। उन पर एक लम्हा ऐसा भी आता है कि ये कई कई दिन कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट माहौल चाहिए होता है। वो डिमांड कर रहे होते हैं कि जब तक उन्हें परफेक्ट माहौल नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो काम नहीं शुरू कर सकते हैं। और इस वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। अब हो सकता है कि आप में ये सारी बातें ना मौजूद हों जो मैंने सारी ऊपर बातें की हैं, कोई एक आधी बात आप लोगों में मौजूद हो, ये आदत मौजूद हो। अब बताने का मेरा ये मकसद है कि आप अपनी शख्सियत को और अपने साथ वालों को बेहतर तरीके से समझ सकें, और जहां आपको ज़रूरत पड़े उन्हें गाइड कर सकें। पता है बात क्या है? दरअसल होना ये चाहिए कि लाइफ को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखा जाए। अपने स्टैंडर्ड ज़रूर हाई रखें, लेकिन थोड़ी लचक भी ज़रूर दिखानी चाहिए। बल्कि यूँ समझ लें कि गलतियों के हवाले से एक पॉजिटिव और हेल्दी एटीट्यूड रखा जाए, ताकि आप वक्त के साथ साथ सीखते भी रहें
और आपका जो काम है उसमें वो भी बेहतर पटरी पर चलता रहे, किसी वो डिट्रैक्ट ना हो जाए। कोशिश करें कि लाइफ में रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो रखें, ताकि आप एक एतदाल के साथ चल सकें और आपकी ज़ात में कॉन्टीन्यूस फेयर की जो हालत होती है ना वो ख़त्म हो जाए। जब आप परफेक्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं ना, परफेक्शनिस्ट होना बहुत मैं कहूँगी बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना परफेक्शनिस्ट होना कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही है, आपकी ज़ात तो मुतासिर हो ही रही है, लेकिन उससे जुड़े बाकी जो लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। वहाँ पर गलती आ जाती है, वहाँ पर बुरा आ जाता है कि आपकी ज़ात बाकियों के लिए जो है ना वो नुकसानदेह साबित नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, हमें अपने कामों में परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। जिस तरह का काम हम कर रहे हैं इस तरह का आपको लगना चाहिए कि कोई और ना करे, हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए। लेकिन आपने ये भी गौर करना है, इस पर भी ख्याल रखना है, इस पर भी काम करना है कि आपकी वजह से कोई और तंग ना हो, आपकी वजह से कोई और परेशान ना हो, किसी को मसला ना हो, सिर्फ आपकी ज़ात की वजह से, आपकी कामों की वजह से, आपकी चीज़ों की वजह से। इन चीज़ों का भी हम लोगों ने ही ख्याल रखना होता है। तो इसलिए आज के हमने ये बात, ये जो पूरी एडवाइस मैंने की है वो इसी वजह से की है कि आप अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखें, और अपना तो हम ख्याल रखते ही हैं तो इर्द गिर्द का भी ख्याल रख लिया करें। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि गोश्त खाना जिस्म को ताकत बख्शता है, खून पैदा करता है और इंसान की अच्छी सेहत का ज़ामिन भी होता है। लेकिन गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत भी हो सकता है। वैसे भी ईद आने वाली है और ये ईद कुर्बान है, तो ईद पर गोश्त तो ज़रूर खाना है हम सब ने, लेकिन एतदाल के साथ बसूरत दीगर ज़्यादा गोश्त खाना आपको हॉस्पिटल का रास्ता भी दिखा सकता है। क्योंकि जो तिब्बी माहिरीन हैं वही कहते हैं कि एक दिन में 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम से ज़ायद जो सुर्ख गोश्त है यानी कि मीट या बीफ है वो खाने से वो मना करते हैं और मशवरा भी देते हैं कि गोश्त के साथ साथ या तो आपको सैलड लेना चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए और लीमू का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। वैसे मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जब आप मीट खा रहे होते हैं, वो चाहे मटन हो या बीफ हो, तो इसका इस्तेमाल आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए 250 ग्राम भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी नहीं के फ़िज़िकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे होते। और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि गोश्त की हमारी सेहत के लिए क्या अफादियत है, ये कितना खाना चाहिए, क्या रात को बीफ या मटन खाने के बाद नाश्ते में भी गोश्त खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अमरीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। अमरीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अमरीन, सबसे पहले तो बताइए कि मटन या बीफ खाना या आप कह लें कि गोश्त खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिकली फ्रॉम हेड टू टो एक प्रोटीन है, तो क्योंकि पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है तो इसकी वर्किंग के लिए भी प्रोटीन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स काम करने के लिए बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन नो डाउट मीट जो है इन अ फॉर्म ऑफ मीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो हमें जो है रेगुलर बेसिस पर कम से कम 1 सर्विंग लाजमी लेनी चाहिए। वैसे तो मीट की 2 से 3 सर्विंग्स लाजमी होती है, लेकिन इन केस किसी को मीट नहीं पसंद होता तो वो उसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स में जो है कम से कम 1 सर्विंग लाजमी ले। अच्छा, और ये 1 सर्विंग पर वीक होनी चाहिए और किस तरह आप इसको 1 सर्विंग पर डे होनी चाहिए? पर डे, क्योंकि हमने अपनी जो प्रोटीन की सोर्सेज है ना वो पूरे करने हैं। प्रोटीन के सोर्सेज 2 तरह से मिल सकते हैं हमें, या तो हम लोग गोश्त की फॉर्म में लेते हैं या फिर हम लोग दालों की फॉर्म में लेते हैं। हाँ। तो इन केस अ पर्सन इज़ नॉट रियली हैविंग मीट सोर्सेज तो वो दालों की फॉर्म में ले सकता है, लेकिन समहाउ हमारे यहाँ पाकिस्तानी कुजीन में शामी टिक्कियाँ बन जाती हैं जिसमें दालों के साथ गोश्त भी ऐड किया जाता है, तो उस फॉर्म में आप जो है मीट ले सकते हैं। क्योंकि समहाउ जो मीट है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समहाउ आपको दालों से नहीं मिल रहे होते, कुछ दालों में होते हैं तो आपको गोश्त में नहीं मिल रहे होते। तो हमें दोनों चीज़ें लेनी चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि जी अगर किसी को खून की कमी है तो जी आप गोश्त
खाएं, आपकी खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। एनेमिक पर्सन है, ख़वातीन में होता है, बच्चों में ख़ास तौर पर होता है, तो उनको कहा जाता है कि कलेजी ख़ास तौर पर खिलानी चाहिए उन्हें। तो क्या ये ऑर्गन मीट्स हमें खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? इनकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये कितने हेल्दी हैं हमारे लिए? गोश्त जो होता है ना वो बेसिकली हमारा मसल होता है जिसके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सिमिलर विद एनिमल एज वेल। तो जो हमारे लिवर होता है, लिवर बेसिकली जो हमारी कलेजी होती है उसके अंदर आयरन के स्टोर्स होते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से कलेजी जो है ना वो एम्पल अमाउंट में आपको आयरन दे देता है। एनेमिक पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो ऑर्गन मीट होता है उसमें इतना ज़्यादा आयरन नहीं होता, बस बट जो लिवर होता है हमारा कलेजी, उसके अंदर आयरन की बहुत अच्छी मिकदार होती है। तो हाईएस्ट लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा एनेमिक हैं और आपको अपनी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करनी है देन यू हैव टू टेक द लिवर। और अगर आप लिवर नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि हमारी फूड प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं दरमियान में, तो फिर उसमें आप जो है अपना गोश्त यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गन मीट इतना अच्छा कंज्यूम नहीं करते या फिर आपको पसंद नहीं है। मतलब कलेजी में आयरन की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो आपके खून की कमी को पूरा कर देता है। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा लिवर होता है वो आयरन स्टोर करता है अपने अंदर, तो वो स्टोर ही रहता है। अगर आप जब जानवर ऑब्वियसली कुर्बान होता है तो लिवर के अंदर आयरन के स्टोर्स होते हैं, तो वो आपको जो आयरन है ना वो डायरेक्टली मिल जाता है। तो किन को फिर ये कलेजी की अगर बात करी जाए, क्योंकि आगे ईद भी है, थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो बनती है घर में आगाज होता है वो कलेजी ही होती है। जब कुर्बानी की जाती है तो सब कलेजी से ही नाश्ता करते हैं, घर में बनती है। तो वो किन को खानी चाहिए, किन को नहीं खानी चाहिए, उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो सकती है? अच्छा, कलेजी जो है ना ऐसी कोई भी फूड नहीं है जो कि आपके लिए हार्मफुल होती है अनटिल अनलेस आप उसकी ज़्यादती नहीं कर देते खाने में। अगर आप कलेजी जो है बहुत एम्पल अमाउंट में खा लेंगे तो नो डाउट वो कोलेस्ट्रॉल के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए जो है वो नुकसानदेह होगी। अच्छा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह बहुत लोग शौकीन होते हैं खाने पीने के, तो अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके खा लें। आप थोड़ी कलेजी खा लें, 1 या 2 उसके जो आउंसेस है वो आप खा लें तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन अगर आप ज़्यादा खा लेंगे कि ठीक है अभी बन गई है तो अभी खा लेते हैं, तो वो जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आपके ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और इसी तरीके से हमारे पास जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अच्छा, उनके लिए भी इश्यूज क्रिएट कर सकती है। मतलब इन लोगों को नहीं खाने चाहिए, यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। नहीं खाने चाहिए वाली सिचुएशन एक डिफरेंट है, क्योंकि आयरन तो ऑन द अदर हैंड उनको चाहिए ही चाहिए। तो आप पोर्शन कंट्रोल करके खा लें ताकि आपकी नीड भी पूरी हो जाए, आपके टेस्ट बर्ड्स भी सेटिस्फाई हो जाए। नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोगों को टेस्ट बर्ड सेटिस्फाई करने होते हैं, तो उसको सेटिस्फाई करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हम बताते हैं कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। पोर्शन कंट्रोल कर लें। अच्छा, क्या यूरिक एसिड वाले जो पेशेंट है वो खा सकते हैं? यूजुअली उन्हें गोश्त मना किया जाता है कि आप गोश्त ना खाएं, उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, तो क्या वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को हम लोग अक्सर मना कर देते हैं कि आप लोग ना खाएं, क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपको आइडिया नहीं रहता कि कितना खाना है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि आप यूरिक एसिड वाले जो पेशेंट्स हैं वो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम करें, स्पेसिफिकली रेड मीट का इस्तेमाल ना करें। वाइट मीट यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिकन ब्रेस्ट पोर्शन, और फिश की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट नहीं यूज़ कर सकते। उनकी वजह से उन्हें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? उनकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशन में मज़ीद इजाफा ये होता है कि उनका यूरिक एसिड एक तो ऑलरेडी इंक्रीज्ड होता है, उसके साथ साथ उनको पाँवों में जलन शुरू हो जाती हैं, सुइयाँ चुभना, और अक्सर पानी भी इकट्ठा होने की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब रेड मीट में दोनों आ जाते हैं ना, मीट भी आ जाता है, जो बीफ है वो भी आ जाता है, और मटन दोनों आ जाते हैं। तो दोनों में बेहतर कौन सा है? क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं जो बीफ है वो ज़्यादा आपको, मतलब वो ताकत ज़्यादा देता है आपको, एनर्जी ज़्यादा देता है, तो वाकई ऐसा है? जो बीफ है ना, क्योंकि आपकी जो बीफ में आयरन
ज़्यादा होता है। अच्छा। और लेकिन साथ साथ उसमें फैट भी ज़्यादा होता है। हाँ। तो फैट जो होता है ना वो बेसिकली आपका बेसिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट होता है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज़्यादा कैलोरीज आपके फैट में होती हैं। 9 कैलोरीज फैट में होती हैं और 4 कैलोरीज आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में होती हैं। तो अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी दे देता है, लेकिन वो एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती। वो समहाउ आपको जो है वो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ लीड कर रही होती है। और दूसरा ये कि हमारे थोड़े जो है कुकिंग स्किल्स जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें हम लोग ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब तक खाने के ऊपर ऑयल नहीं आता हम लोग तब तक उस खाने को जो है एपेटाइजिंग नहीं समझते। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने घर में ये इंश्योर करती हैं कि खाने के ऊपर ऑयल ना आए, या घर वाले नहीं मानते? घर वाले नहीं मानते एग्जैक्टली यही बात है कि हम यहाँ पे जितना मर्जी बोल लें, हम घर जाके ये भी कहे ना कि जी इतना ज़्यादा ऑयल हो, कहते हैं जी मज़ा ही नहीं आता। जब तक ऑयल ऊपर हंडिया के ऊपर ना हो तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो आप तो डॉक्टर, अगर आपकी नहीं मान रहे तो हमारी तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं घर वाले। उसका बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप लोग जो है ना ज़्यादातर स्टीमिंग की तरफ जाएं। अच्छा। मीट को स्टीम करके पकाएं या फिर शैलो फ्राई करके पकाएं। ओके। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक जो ऑयल की एक सेटिस्फेक्शन है वो पूरी हो जाएगी। या इसके अलावा आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल, फिर अपना ऑयल चेंज कर लें। अगर आपने इस तरह पकाना है, अगर आपने वही रिवायती अगर अपने स्किल्स आपने दिखानी है अपनी हंडिया में, तो आप सरसों के तेल के ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसी में पकाया जाता था। ये तो अब आके हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, तो बाकी हम लोग ऑयल्स पे शिफ्ट हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, कलेजी अगर हमने खानी है, अब जैसे फ़ौरन से कुर्बानी होती है और उसके बाद हम फ़ौरन से पका लेते हैं, क्या हमें फ़ौरन से उसको फ्रेशली ही पकाना चाहिए, थोड़ी देर वेट करना चाहिए, और किस तरह हमें उसको पकाना चाहिए, थोड़ा सा ये बताएं हमें। फ़ौरन से पकाना जो है वो अवॉइड करें। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि फ्रेश ब्लड होता है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि जल्दी किचन में हमारी जो ख़वातीन है वो एक जो है ना भगदड़ मची होती है, ऑब्वियसली उस टाइम इतनी हैसल होती है जी, गोश्त भी बनवाना है, फिर बंटवाना भी है और खाना भी बनाना है, उसकी क्लीनिंग ठीक से नहीं होती। ओके। तो और फिर ब्लड जो होता है वो फ्रेश होता है, तो उससे आपकी किचन में भी बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर आपकी कुकिंग में भी जो है ना वो इशू रहता है, वो प्रॉपर पकती नहीं है। तो कुर्बानी के कितनी देर बाद उसको कम से कम जो है ना 30 मिनट तक उसको नमक लगा के रखें और नींबू या बेकिंग सोडे के पानी में रखें उसको सोक करके। 20 से 30 मिनट तक, ताकि उसकी जो जर्म्स हैं, जो उसके बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो आपका ब्लड है वो थोड़ा सा वहाँ से रिंस हो जाए, फिर उसको अच्छे से धोएं और उसके बाद आप 15 से 20 धोने के भी 15 से 20 मिनट बाद आप पकाएंगे, क्योंकि जो पानी उसका निकलना है या फिर जो ब्लड है ऑब्वियसली इतनी जल्दी ब्लड नहीं निकल रहा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपके बैक्टीरियाज के चांसेस होते हैं। तो वो आप 20 से 25 मिनट बाद पकाएं ताकि सेफ़ टू ईट हो वो। मतलब अगर कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक ज़रूर आज शामिल किया है अपने पूरे शो में कि आप लोगों ने कलेजी खानी है, हम सब ने खानी है, और वो पहली चीज़ ही बनती है। तो फ़ौरन से आप उसका इस्तेमाल ना करें, फ़ौरन से मत पकाएं उसको। 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा जो है ना उसको छोड़ दें। जिस तरह अमरीन ने बताया है कि उसको नींबू लगा के, नमक लगा के या फिर बेकिंग सोडा लगा के आप रख सकते हैं, ताकि जो उसके अंदर ब्लड है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, स्क्रीट आउट हो जाए, और उसके बाद आप उसको पकाएं तो वो ज़्यादा अच्छी पकेगी और आपके लिए हेल्दी भी होगी। वरना इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस। और दूसरा ये कि ईद के बाद आप देखें कि गैस्ट्रो के प्रॉब्लम कितने बढ़ जाते हैं, लोग कितना ज़्यादा हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, इसी वजह से कि हम लोग एहतियात नहीं बरत रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा, गोश्त तो हमने खाना ही खाना है अमरीन, लेकिन उसके साथ हमें ऐसे कौन से कंपोनेंट्स या ऐसे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इनटेक करना चाहिए जिससे जो गोश्त के असरात हैं, अगर हमें कोई नेगेटिव असरात भी आने, वो भी कम हो जाए? पहली चीज़ जो आपने स्विच करनी है ना वो अपनी रोटी। हम लोग बहुत ज़्यादा नान कंज्यूम करना शुरू और वो भी वो जो खमीरी रोटी होती है ना, ईद पे वही मिल रही होती है, या नान मिल रहे होते हैं, तो हम तो वही खा रहे होते हैं, सादी रोटी तो नहीं मिलती है। हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है रोटी का, खमीरी रोटी या नान आ रहे होते हैं। अब वो बनते हैं मैदे से, और उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड होता है। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा जेनेटिकली जो है वो बीमार है, क्योंकि हमें जेनेटिकली डायबिटीज़ मिली होती है, हाइपरटेंशन मिली होती है, और जो हमारे बड़े हैं घरों में उनको ऑलरेडी
ये चीज़ें सफ़र हो रही कर होती रहे हैं। हैं। हाँ जी। तो उस चीज़ को जो है ना ओवरकम करने के लिए एक तो नान और ख़मीरी रोटी से परहेज़ करें। अगर आप घर पे सालन बना रहे हो और आपने गोश्त खाना ही है तो उसको रोटी के साथ खा लें, ताकि आपके जो वो डबल चांसेस हो जाते हैं ना। एक जो नान होता है वो कम से कम 3 से 4 रोटियों की कैलोरीज के इक्वल होता है। या एक खमीरी रोटी होती है वो 2 से 3 रोटी की कैलोरीज के इक्वल होती है। तो इसका आप नॉट ओनली अपनी डाइट ख़राब कर रहे होते हैं, आप अपनी कैलोरीज भी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टमक लोड बढ़ जाता है। स्टमक लोड बढ़ता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते खाने से पहले, बिल्कुल भी। पहले अच्छे से वो सारा ऑयल वाला खाना खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, जिसकी वजह से स्टमक लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमारा जो स्टमक एसिड है वो प्रॉपरली डाइजेशन नहीं करवा पाता। अच्छा। डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। जब डाइल्यूट हो जाता है खाना देर तक आपके स्टमक में रहता है। जब गोश्त जैसी चीज़ ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में पड़ी रहेगी फिर तो नो डाउट वो आपको जो है ना स्टमक के प्रॉब्लम्स देगी। अच्छा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अगर गोश्त खा रहे हैं तो साथ हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें ताकि वो जल्दी हजम हो जाए। तो क्या वो भी पीनी चाहिए हमें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इटसेल्फ लिक्विड ही है। मैंने अभी बताया कि जब आप गोश्त खा रहे हैं, गोश्त को डाइजेस्ट होने के लिए 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं। 6 से 7 घंटे। और अगर आप उसके ऊपर पानी या कोई भी लिक्विड पी लेते हैं तो आपका जो स्टमक का एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। जब स्टमक का एसिड डाइल्यूट हो गया इसका मतलब है कि उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी डिले हो गया। एफिशिएंसी है, ये काम करने की जो सलाहियत है वो समझे कि खत्म हो गई है उस वक्त। अब वो जहाँ पे उसने 6 से 7 घंटे में डाइजेस्ट करवाना है वो 9 से 10 घंटों में डाइजेस्ट करवाएगा। और जहाँ पे फैट हमारा 9 से 10 घंटे में डाइजेस्ट होता है वो 12 से 13 घंटों पे चला जाएगा। तो जब आपका निज़ाम हज़म डिले हो जाता है और आपके स्टमक में काफ़ी देर तक खाना रहता है, अब भूख नहीं लग रही लेकिन क्योंकि गोश्त बना हुआ है तो हमने दोबारा खाना है और फिर दोबारा उसके ऊपर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक या पानी पी लेना है। तो वो प्रोसेस जो है ना कभी भी डाइजेशन का मुकम्मल ही नहीं होता है। इस वजह से आपको गैस्ट्रिक के इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं ईद के दिनों में स्पेशली। अच्छा, ये तो हमने जो चीज़ें नहीं उसके साथ लेनी है, ऐसी अब कौन सी चीज़ें हैं जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं जो हमें खानी चाहिए गोश्त के साथ? अच्छा, जब भी आप गोश्त खा रहे हैं ना तो आप अपने साथ सब्जियां लाजमी रखें। अच्छा। वो फाइबर रिच होती हैं और आपको जो है ना अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अगर आप सब्जियां नहीं खा रहे तो फिर दही के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के खाने से पहले आप ले सकते हैं, 2 से 3 चमचे ले लें। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि पहले से ही आपका जो स्टमक है ना वो हाफ या क्वार्टरली फुल हो जाएगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो वो सम हाउ पोर्शन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टमक फुलनेस शो कर रहा है। तो आप जब खाना खाएंगे तो आप थोड़ा खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं ना जी सैलेड खा लें, साथ नींबू का इस्तेमाल करें, सैलेड के ऊपर नींबू डालें, वो विटामिन सी आपको मिलेगा, वो बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। देन आप मिंट वाला रायता इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उन्हें गोश्त खाना है। तो अगर आपको नहीं पसंद कि आपने इसबगोल डाल के खाना है दही में तो आप मिंट वाला रायता, या आजकल घर में ही हर चीज़ बन जाती है, वो वाला रायता खा सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप इनटेक कर सकते हैं, लेकिन वो ना एपेटाइजिंग होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जब आप खाना शुरू करते हैं तो फिर आप ज़्यादा खा रहा है। एग्जैक्टली। तो आपने इतना एपेटाइजिंग भी रखना उस चीज़ को, लेकिन आपने फिर पोर्शन कंट्रोल अपने ब्रेन में बिठा लें कि आपने चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको पोर्शन कंट्रोल समझ आ जाए। जब आपको पोर्शन कंट्रोल समझ आ जाता है फिर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करते और चीज़ों को बहुत लाइटर नोट पर लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होती है, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा क्या जो 40 अबव जो लोग हैं, 40 या 50 अबव, क्या उन्हें मीट या मटन, बीफ इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में? उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनका बीमारियों की वजह से मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उनको मीट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उनको लेना चाहिए। लेकिन मटन लेना चाहिए या बीफ लेना चाहिए? उनको मटन लेना चाहिए। मटन इज़ हेल्दी फॉर देम, क्योंकि बीफ जो है ना उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। मोस्टली हमारे जो 40+ हैं वो ओवरवेट होते हैं। हाँ, तो ओवरवेट जो है जब वो बीफ कंज्यूम करेंगे तो उनका वेट मज़ीद बढ़ने की तरफ जाएगा। मटन कंज्यूम करेंगे, मटन के भी कुछ पोर्शंस होते हैं जिस तरह थाई पोर्शन जहाँ पे आपका फ़ैट कंटेंट कम से कम होता है। अच्छा।
आप वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे चिकनाई का पोर्शन ज़्यादा है वो आप छोड़ दें। ठीक है। सेम गोज़ विद बीफ कि आप ज़्यादा चिकनाई वाला पोर्शन नहीं लेंगे, जहाँ पे चिकनाई का कंटेंट कम है आप वो वाला मीट यूज़ करेंगे। वो वाली जो आप हिस्सा है मीट का वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें चिकनाई कम है। और क्या वो भी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा? अच्छा, जब बात आती है वाइट मीट की, तो वाइट मीट तो आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, दिस इज़ सेफ। जब रेड मीट की बात आती है, मटन या बीफ की, तो फिर वो आप ऑल्टरनेट डेज से या फिर वीक में 2 से 3 दफ़ा कंज्यूम करें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 40 प्लस की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली उनमें भी जिस तरह मैं बात की थी कि नौजवानों में भी अगर वो 250 ग्राम भी इनटेक कर रहे होंगे मीट का, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह जो 40 अबव या 50 अबव है वो भी अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कह लें कि वॉक नहीं कर रहे हैं तो उनका भी फिर वो फैट के अंदर ही इंक्लूड होगा वो चीज़। इन केस एक चाइनीज़ थ्योरी है कि आप हर मील के बाद अगर 90 स्टेप की वॉक कर लेते हैं ना, तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। तो हर मील के बाद चाहे आपने थोड़ा सा कोई स्नैक ही लिए, आप 90 स्टेप की वॉक कर लें तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल रहती है आपको वेट लूज़ करने में भी, और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है। और 90 स्टेप की वॉक करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा, बस क्या बात है, 2 से 3 मिनट। और आपको क्या चाहिए, आप बस वो मेरे ख्याल से हम लोग वैसे ही 2 से 3 मिनट वॉक कर लेते हैं, तो अगर आप ये दिमाग में बिठाएं कि हमने डाइजेशन के लिए करनी है तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल। हाँ, एग्जैक्टली। जब आप किसी चीज़ को सोच के कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा कह लें कि इफेक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने जहन में बिठा के ठीक है अब मैंने मील के बाद इस पर्पस के लिए करना है, देन वो आपको लीड करेगी अच्छी डाइजेशन वगैरह में। अगर आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं तब वो हेल्प नहीं करेगी, फायदा नहीं है, उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ना, तो आपका जो फोकस है वो उस पे होना चाहिए, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि कोई और आप बातें कर रहे हैं फ़ोन पे या कुछ और कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने अब घर में फ्रीज भी करना है, सब ने गोश्त बांटना भी है, लेकिन साथ साथ कुछ हिस्सा होता है जो घर में भी रखा जाता है। तो कितने दिनों के लिए हमें वो जो गोश्त है उसको फ्रीज करना चाहिए और उसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो प्रोसेसिंग आ जाती है मीट की, कि मीट को अच्छे से धो के रखें। अच्छा। अच्छे से वॉश करके, रिंस करके, नमक वाले पानी में 20 से 25 मिनट रख के और उसके बाद आप उसको रखें। अक्सर लोग बगैर धोए खून के समेत ही रख देते हैं, जिससे जो बैक्टीरियाज हैं वो इंटरनली जो मीट के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो हार्मफुल होते हैं, वो इन्फेक्शियस भी होते हैं और वो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाते हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो जितना भी मीट होगा जो आपने घर के लिए रखना है, उसको साइड पे किसी भी बड़े पतीले में या टब में, जितना भी आपका मीट है, पानी डाल के, गर्म पानी डाल के, ल्यूक वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर में आपने नमक और बेकिंग सोडा डालना है और मीट को 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, उसको अच्छे से साफ़ करना है, धोना है, उसके बाद आपने फ्रीज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप उसको दोबारा निकाल के पकाएंगे वक्तन फ़वक्तन, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने मीट को अच्छे से डीप फ्रोस्ट करना है। और डीप फ्रोस्ट आपने पानी में डाल के नहीं करना। अच्छा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसकी डीप फ्रोस्टिंग होने देनी है। अच्छा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जल्दी पानी में डीप डाल फ्रोस्ट होते देते हैं, हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं। अच्छा। तो हमने उनको रिवाइव नहीं करना, अगर कुछ रह गया उसके अंदर वो रिवाइव नहीं करना, हमने उसको कंप्लीट डीफ्रोस्ट होने देना है रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसको बगैर धोए पकाना है, क्योंकि धो के तो हमने रखा था। हाँ, अगर आपने नहीं रखा तो फिर आपको धोना पड़ेगा और फिर वो रिवाइव हो जाएंगे बैक्टीरिया। एग्जैक्टली। तो आपने उसको बगैर धोए पकाना है, क्योंकि जब आप दोबारा मीट को धोते हैं ना, तो फिर वो दोबारा आपका पानी अक्सर कंटामिनेटेड होता है और कभी आपको हैंडलिंग में इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने तो और ये कितने दिनों के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो कितने कितने महीने इसको फ्रीज करके खा रहे होते हैं, तो कितनी इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मीट की जो शेल्फ लाइफ होती है ना, वो होती है सिर्फ 2 से 3 दिन की। 2 से 3 दिन की। लेकिन क्योंकि आप फ्रीज कर देते हैं, तो फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 1 मंथ तक उसको फॉर अ मंथ उसको सिक्योर कर सकते हैं। मतलब आइडियली 1 मंथ के लिए आप उसको पका सकते हैं फ्रीज किए हुए गोश्त को। बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रीज किए हुए गोश्त को, क्योंकि जब आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। हाँ जी।
तो आपका मीट ख़राब नहीं होता। अगर आप रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे तो गोश्त सुबह से शाम तक, अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने फ्रीज़ कर दिया, इट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी लाइफ वहीं पर रुक गई है। फिर भी वो 1 मंथ तक ही आप रख सकते हैं, वो 1 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि फिर वो उसकी शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो चुकी होती है, दूसरा वो आपके लिए भी हार्मफुल इन्फेक्शियस हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अमरीन मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम गोश्त के हवाले से बात कर रहे थे कि गोश्त हमें कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, कुछ महंगाई के बारे में बात कर लेते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा से पहले क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं और किस पे रिलीफ़ दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, उस पर बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ जनाब, हमने बात करनी है कि जो माली बजट है वो भी पेश किया जाना है 1-2 दिन में, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि नया जो माली साल है वो गरीब के लिए एक नया इम्तिहान के तौर पर सामने आएगा। बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो भी आवाम के ऊपर लगाए जाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। तो इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल कादिर मदनी है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनकी तरफ चलते हैं। तो अब्दुल कादिर, बताइएगा, ईद आने वाली है कुछ ही दिनों बाद, तो ईद से पहले क्या हुकूमती तैयारियां नज़र आ रही हैं अशिया के हवाले से? कि बहुत सी अशियाएँ, क्या उनकी कीमतें कम हुई हैं या अभी भी महंगाई की ट्रेन पर ही सवार हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि ईद जो है वो आने वाली है, तो ईद पर ही तो ईदी मुहिम जो है वो शुरू हो जाती है दुकानदारों की और मुनाफाखोरों की, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों के हवाले से ही आज पर बात की जाए तो गुज़िश्ता ईद या ईद उल फितर पे भी ब्रायलर जो है वो 800 से 900 रुपये फी किलो तक शहर में फरोख्त होता रहा। और अब भी सूरत हाल जो है वो एक बार उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। आज ब्रायलर मजीद 32 रुपये फी किलो महंगा करके 516 रुपये फी किलो सरकारी रिलीज ने इसकी कीमत जारी की गई है। मजमूई तौर पर 3 दिनों में ब्रायलर 90 रुपये फी किलो तक महंगा किया जा चुका है, यानी कि 425 रुपये फी किलो तक मिलने वाला ब्रायलर जो है वो इस वक्त मार्केट में 525 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। और ईद तक ये सूरत हाल मजीद जो है वो तशवीशनाक हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो एक बार फिर शुरू कर दी गई है। मसनूई किल्लत पैदा करके जो है डिमांड एंड सप्लाई में गैप पैदा किया गया है। सरकारी रिलीज ने आज जो सप्लाई रेट है, यानी कि दुकानों पर जो ब्रायलर फार्म से सप्लाई किया जाएगा, उसकी कीमत 343 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 370 से 400 रुपये फी किलो तक सप्लाई रेट जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो भी परेशान है। खरीदार जो है वो एक बार फिर ब्रायलर की दुकानों पर कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद से ब्रायलर बाहर हो चुका हुआ है। और बजट के हवाले से जिस तरह आपने बात की, तो बजट में भी कोई खास रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो सफेदपोश तबका है वो हमेशा से हुकूमत की जानिब से जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। तमाम भी जितनी भी रिलीफ की स्कीम्स और जितनी भी जो प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, उसमें सफेदपोश तबके के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जाता, सिर्फ मजदूर और गरीब के नाम पर जो है वो रिलीफ दिया जाता है। और वो रिलीफ भी मार्केट में सही मानों में उस पर अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर रवा माली साल की बात की जाए तो 2023 से शुरू होने वाला रवा माली साल जो है वो गरीब के लिए महंगाई का साल ही बन के आया था, और अब भी जो है वो कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर्फ दालों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो दाल चना 45 रुपये फी किलो तक महंगी हो चुकी है, जो कि जून 2023 में 220 रुपये फी किलो थी। आज जो है मार्केट में 265 से 270 रुपये फी किलो तक तो की जा रही है। दाल मसूर 15 रुपये महंगी हो चुकी है, 245 से 260 तक पहुंच चुकी हुई है। इसी तरह काले चने जो हैं वो 50 रुपये तक महंगे हुए, 210 से 260 रुपये फी किलो तक हो चुके हैं। दाल मूंग 65 रुपये तक महंगी हुई है। माली साल 2023 के आगाज पर 230 रुपये की थी, अब जो है वो 295 से 300 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त हो रही है। सबसे ज्यादा दाल जो महंगी हुई है वो दाल माश है, 195 रुपये फी किलो तक इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। 405 रुपये से कीमत बढ़कर 600 रुपये फी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी है। सफेद चने 65 रुपये महंगे हुए, 260 से कीमतें बढ़कर 325 रुपये तक
जो है वो पहुंच चुकी हुई हैं। और इसी तरह जब नया माली साल 1 जुलाई से शुरू होगा, उसके आइंदा चंद रोज में ही हुकूमत की जानिब से जो है माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया जाएगा। और 1 जुलाई से पहले यानी कि माली साल के आगाज से कबल इसकी मंजूरी ये बजट के हवाले से सुन के तो अब्दुल कादिर ये यूँ लग रहा है कि अवाम के ऊपर एक और जो बम है वो गिराया जाएगा। हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि जब से ये हुकूमत आई है तब से जो महंगाई का ग्राफ है वो कम से कम हुआ है। मुल्क की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो महंगाई है इतनी ज़्यादा कम होगी है, वो भी हमारी ही हुकूमत में। तो अब जो नया माली साल आएगा, टैक्सेस की भरमार इसके अंदर लगाई जा रही है। 2000 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं वो लगाने की तैयारी की जा रही है आवाम के ऊपर। तो ये तो एक कह लें कि एक नई तारीख बनने जा रही है कि पहले आप कमी कर रहे हैं अशिया में, अब आप इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बल्कि आवाम को है ना दोबारा से बोझ के नीचे लेकर आने की। हुकूमत की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि मुश्किल फैसले जो वो लिए जाएंगे। और तारीख गवाह है कि जब भी हुकूमतों की जानिब से मुश्किल फैसले लिए जाते हैं तो ये मुश्किलात ये सिर्फ अवाम के ऊपर ही होती हैं, ये बाकी स्टेक होल्डर्स या बाकी जो अशराफिया है उसके ऊपर क्यों नहीं होती ये मुश्किलात, अवामी को क्यों झेलनी पड़ती है? बस ये हमेशा से इसी तरह रहा है कि खजाने को भरने के लिए या अपने अखराजात जो है हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए आवाम की जेबों पर ही डाका मारा जाता है। और इस बार भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आवाम पर ही टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि 2000 अरब के जो इजाफी टैक्सेस है अब वो आवाम ही की जेबों से निकाले जाएंगे और इसी बाजारों मार्केटों में बिकने वाली अशिया से ही हासिल किए जाएंगे ताकि हुकूमती इंतजामात और अखराजात जो हैं वो पूरे किए जा सके। आवाम को बजट से कोई ज़्यादा उम्मीदें अब जो है वो मार्केट में और शहरों में दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आवाम जो है वो अपनी मायूस है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमती जो दावे किए जा रहे हैं या दादोशुमार जो पेश किए जा रहे हैं वो हुकूमती कागजात और दस्तावेजात तक ही महदूद हैं, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। क्योंकि अगर सबसे सस्ती सब्ज़ी की बात की जाए, जिसे आलू सबसे सस्ता समझा जाता था कि अगर जेब में पैसे नहीं है तो चले 30-40 रुपए फी किलो आलू जो है वो खरीद कर गोली पका लिए जाए, आलू की भुजिया बना ली जाए। अब आलू ही जो है वो 120 और 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अंडे देखें, जो सर्दियों में महंगे होते थे, गर्मियों में सस्ते होते थे, लेकिन अब अंडों की कीमतें भी गर्मियों में बढ़ने लगी हैं। 5 रुपए फी किलो फी दर्जन तक आज कीमत में इजाफा किया गया और 244 रुपए यानी कि 250 रुपए फी दर्जन तक अंडे जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। और आम आदमी के लिए अब गुजर करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल की अशिया हो, जिसमें अभी तो मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे ही नया जो माली साल का बजट है वो पेश किया जाएगा उसके बाद और भी ज़्यादा जो जीना है वो मुश्किल हो जाएगा। और पहले भी हमने देखा है कि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही थी बहुत से लोगों ने ख़ुदकुशियों का रुख भी किया, बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की कि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि हम अपनी चीज़ें, अपनी जो बाकी हालात ज़िंदगी है उसको बेहतर कर पाएँ। तो खुदा न खास्ता हम दोबारा से उस नहज पर ना पहुंच जाएं कि लोगों को ये ऑप्शंस ऑप्ट करने पड़े। तो इस हवाले से भी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि जो 2000 अरब रुपए के इजाफी जो टैक्सेस हैं जो आवाम की जेबों में जो लिए जाएंगे, एक और बड़ा जो बोझ है वो अवाम के ऊपर डाला जा रहा है, इसके ऊपर भी गौर व फिक्र ज़रूर किया जाए। और सिर्फ ये अवाम को ही नहीं इस नेट के अंदर लेकर आया जाए, बाकी जो माफियाज हैं, बाकी जो अशराफिया है उनको भी इसके अंदर लेकर आया जाए। और जो बाकी आपके अपने भी जो बहुत सारे आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं उनको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। IMF सिर्फ ये नहीं कहता कि आवाम के ऊपर बोझ डालें, IMF ये भी कहता है, ये भी शराइत रखी जाती है कि आप अपने अखराजात भी कम करें, तब जाके फिर हम आपको बाकी की फैसिलिटीज़ देंगे। आप हमारा यहाँ पे ये होता है कि IMF के कंधे पर बंदूक रख कर और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, और आवाम के ऊपर टैक्सेस और आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा होता है। तो ये सारी महंगाई की सूरत हाल थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, और जो नया माली साल का बजट भी आने वाला है उस हवाले से भी अपडेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो कौन सी किताब के साथ तारुफ कराएंगे, आइए वो देख लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब। आज हमारे पास बहुत दिलचस्प किताब है और वो है याद इकबाल।
याद इकबाल, इसको बुक होम ने शाया किया और जमील अतर काजी साहब ने इसकी तदवीन की है, यानी इसको आप समझ लें तालीफ़ की, बल्कि ये कहना चाहिए कंपाइल किया है। वो ये कहते हैं कि हफ्त रोज़ा वफाक लायलपुर से शाया होता था, उसमें अल्लामा इकबाल पे बहुत से मज़ामीन शाया होते रहे वक्तन फ़वक्तन, ये पुरानी बात है। तो जो जमील साहब हैं इन्होंने उसमें से कुछ मज़ामीन मुंतखब किए हैं और इसको किताबी शक्ल में शाया किया है। इकबाल के बारे में इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब लिखते हैं, इकबाल पर एक आला व अरफा मकाला लिखना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि साहिब मकाला को अरबी, फ़ारसी और उर्दू तीनों ज़ुबानों पे अबूर होना चाहिए। उससे उस दौर के तकाज़ों से कमा हक़ हू आगाह होना चाहिए जिस दौर में इकबाल मौजूद थे। फिर उसे मैकटैगर्ट के दौर से कैम्ब्रिज की यात्रा करना होगी, उसे जर्मन फ़िलासफ़र फिश्टे और हेगल के फ़लसफ़े का मुताला करना होगा। हेगल का फ़लसफ़ा कोई आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हेगल एंड कांट। ये दोनों आप जानते हैं कि जर्मन है, एक तो जर्मन ज़ुबान का बहुत वुसअत है उसकी और उसमें बहुत गहराई है। फिर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं कांट के बारे में, तो ये कहा जाता है कि आज तक कांट की किताबों को एक ही शख्स समझा है और वो उसका दोस्त है और वो भी गलत समझा है। तो इसी तरह हेगल के बारे में ये है कि वो बहुत मुश्किल पसंद थे और बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर है जब आपका ख़्याल बहुत बुलंद और अरफा आला हो और बिल्कुल नया हो तो ज़ुबान का दामन तंग हो जाता है। जाबर अली सैयद ने एक जगह पे लिखा हुआ है मैथ्यू आर्नल्ड के हवाले से कि उन्होंने एक शायर का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सैंक अंडर हिम। तो ये वाकई ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ी कोई जीनियस आती है जो तख्लीकी काम करती है, उसके नीचे ज़बान डूब जाती है, ज़बान की ग्रामर, उसका सिंटैक्स, उसका सर्फ व नहव सब कुछ, और उसकी इवन वर्बिएज जो होती है वो बड़ी कम पड़ जाती है। तो यही इकबाल के यहाँ भी हमें ये बात बहुत ज़्यादा मिलती है। बल्कि बाज़ असाब तो ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन पर मौजूद इमारतों में मस्जिद कुर्तबा अपने ज़माने की उस वक़्त जो उसको तखस्सुस हासिल था, उर्दू नज़मों में बाले जबरील में मौजूद जो इकबाल की नज़म है मस्जिद कुर्तबा, उसको वही तखस्सुस हासिल है, यानी वही यूनिकनेस, वही अछूतापन। तो उन्होंने कहा कि इकबाल पर कलम उठाने से पहले ये सब कुछ करना होगा। फिर उसे जैली, अब्दुल करीम अल जैली जिन्होंने फ़ौकुल बशर का एक तस्वुर दिया था, और अरब व ईरान के उन सूफ़ी मुफ़क्किरों के अफ़कार से आगाह होना होगा जिन्होंने इंसान कामिल का नज़रिया पेश किया, यानी सुपरमैन जो नीचा उसका सुपरमैन है, उस तक और इकबाल के मर्द मोमिन तक आने से पहले ये पीछे जो इस रिवायत में काम हो चुका है उसका भी पूरी तरह मुताला करना होगा। और यकीनन इकबाल पर ऐसा लिखने वाला जो शायराना मिजाज भी रखता हो। और सबसे बड़ी बात है कि इकबाल मुफक्किर, फ़लसफ़ी के साथ साथ बहुत अजीम, बल्कि उर्दू के अजीम तरीन शायर हैं। तो आपको शायरी पर दस्तरस अगर ना हो, आप शायर ना भी हों, उसकी बुनियादें अगर ना जानते हों, इल्म बयान के बारे में, इल्म बदी के बारे में, फ़साहत व बलागत के बारे में आपको पूरी तरह अंदाज़ा ना हो, और कलाम का हुस्न क्या होता है, मिसरा तर क्या होता है, नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या है, कसीदा क्या चीज़ है, कसीदे की रिवायत क्या है, ये सब कुछ ना पता हो तो इकबाल पे कलम नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा ये सब चीज़ें, ये तमाम खूबियों का हामिल अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये है वो बात जिसकी वजह से मैंने आज इस किताब का इंतखाब किया। वो यही है कि अगरचे इकबाल पे तब से लिखा जा रहा है तब जब इकबाल ज़िंदा थे, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अलूम पे बैक वक्त दस्तरस रखना और उसकी रोशनी में इकबाल का मकाम वाज़े करना, इकबाल का मकाम बताना क़ारीन को, नाज़रीन को, सामीन को, ये कोई आसान काम नहीं है। इकबाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। बस इसमें मज़ीद जो मज़ामीन हैं वो बड़े ख़ासे की चीज़ है। मिसाल के तौर पे इकबाल का तसव्वुर तालीम, मुझे याद है कि जब मैं फ़लसफ़े के एग्ज़ाम दे रहा था और फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन मैंने रख लिया, ये सब्जेक्ट 100 नंबरों का था, मास्टर्स की बात है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि अब मैं किन किन को पढ़ूँगा। तो सबको पढ़ने के बाद फिर मेरे हाथ है कि इकबाल के तसव्वुर तालीम पे मबनी एक किताब मिली। तो ऐसे जैसे मछली को पानी में रख दिया गया हो, इकबाल ने बहुत एक्सटेंसिव बातें की हैं। अगरचे हमने स्पेंसर पे, बर्गसा और विलियम डेवी और बहुत कुछ इस तरह के, जॉन डेवी, इन सब का वो हम तसव्वुर तालीम जानते हैं, लेकिन इकबाल ने जो बातें की हैं वो बड़ी आफाकी हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात है कि उस ज़माने में डॉक्टर वज़ीर आगा
जिनको कि अब हम सब जानते हैं कि वो कहा यह जाता है कि जब वो ज़िंदा थे तो उन जैसे पढ़े लिखे आदमी पाकिस्तान में बहुत ही कम थे। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। वो उस दौर में अपने साथ MA PhD भी लिखा करते थे। उनकी एक यहाँ पे तहरीर है, इकबाल की फितरत परस्ती। फिर एक मजमून है इकबाल और भर्तृहरि। ये वही भर्तृहरि हैं, राजा भर्तृहरि, जिनके एक शेर को, यानी वो जो हिंदी में जो उनका ख्याल है या शेर है, उसको इकबाल ने नज़म किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। लोग समझते हैं ये इकबाल का शेर है, इकबाल का शेर ये नहीं है, ये राजा भर्तृहरि का ख्याल है। इकबाल ने सिर्फ इसको न मंजूम शक्ल में हमारे सामने पेश किया। तो ये राना M एहसान इलाही, इन्होंने इकबाल और भर्तृहरि पे लिखा। इसके अलावा जो बहुत ही खूबसूरत मजमून है जिसको कहना चाहिए कि आई गॉट स्वेड विद दैट, वो था इकबाल और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुजद्दिद साहब का जो बहुत गहराई से मुताला कर रखा था, वो समझ में आती है बात, क्योंकि मुजद्दिद अल्फ़सानी ने बरे सग़ीर की दानिश में जो रिपल्स पैदा किए, जो लहरें पैदा की, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दीन इलाही के सामने खड़े होकर सीना सिपर होकर जिस तरह जिहाद किया और जिस तरीके से उन्होंने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का ख़ास तौर पे तनकीद की और वहदतुल शहूद के साथ सामने आए, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इम्बाइब करना और उसके बाद बयान करना, ये हर किसी का काम नहीं हो सकता। हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। कैसा अच्छा, क्या आलीशान है। अल्लाह ने वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। तो हज़रत मुजद्दिद के साथ तो अल्लामा इकबाल का ख़ास एक लगाव था। हज़रत अल्लामा ने नक्शबंद सिलसिला में अपने आप को बैद कर रखा था, लेकिन चिश्तिया के साथ उनका ख़ास एक रुझान भी था और चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के ज़रिए से वो नक्शबंद सिलसिले के साथ वाबस्ता थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बातें की जा सकती हैं अल्लामा इकबाल पर, जो आज इकबालियात में मास्टर्स MPhil PhD कर रहे हैं या फ़लसफ़े में कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर शायरी में कर रहे हैं, उनके लिए किताब बहुत ही आला है। जमील अतर काजी साहब ने बहुत उम्दा काम किया है बुक होम। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद जनाब आपकी हेल्थ के हवाले से ही बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह मैं बात करी थी कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ हम हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। और सबसे अच्छी जो हेल्दी एक्टिविटी होती है वो ये होता है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिव रहना है, आपने जिम जाना है, आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करनी है जिससे आप सेहतमंद रह सकें। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम लोगों ने जिम ज़रूर जाना है। हम लोग इरादा कर लेते हैं, माइंड बना लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए कि हमने घर से उठकर जिम कैसे जाना है। लेकिन बहुत से ऐसे भी महान लोग मौजूद होते हैं जो जिम की फ़ीस भारी भरकम भर देते हैं, 1 महीना जाते हैं और उसके बाद फिर जनाब वो कहते हैं हमें तो कोई असर ही महसूस नहीं हो रहा, हमें तो कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, जो हम जो डिज़ायर्स लेकर गए थे वो तो हमारे आ ही नहीं रही, हमारे 6 पैक्स बन नहीं रहे, हमारी तो बॉडी नहीं बन रही, तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए वो 1 महीना ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद वो आराम से घर पर लंबी तान के सो जाते हैं। 3 महीने तो उनका अच्छा खासा ब्रेक चल रहा होता है ना, उसके बाद फिर उन्हें याद आता है ओहो हमने तो जो जिम की फ़ीस दी थी अब हमने दोबारा से जिम जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बॉडी बनाना मुश्किल है या आसान है? और हम जैसे लोगों का जो माइंड नहीं बन रहा होता जिम जाने का, हम कैसे जिम जा सकते हैं? हम घर पर रह के किस तरह जो स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं या ख़ुद को फ़िट रख सकते हैं? इस पर बात करना है। इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट मेहमान ही हमारे पास होने चाहिए जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही साथ एक्सपर्ट भी हैं। हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन, गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हाफिज़ साहब के साथ एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि अनुशा उस्मान है, एथलीट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। अनुशा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको लग नहीं रहा होगा कि अनुषा ट्रेनर है, वो वाकई में ट्रेनर है। लग ऐसे रहा होगा शायद स्टूडेंट है, लेकिन नहीं, वो ट्रेनिंग हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग कराती है। तो अनुषा से भी आज हम टिप्स लेंगे, लेकिन सबसे पहले हाफिज़ साहब आपकी तरफ जाना चाहूँगी कि जैसे मैंने बात की है कि एक तो माइंड बनाना बड़ा औखा होता है हमारे लिए कि हमने जाना है, जिम जाना है, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए फिर हम इस हालत में मौजूद है। अब हमसे भी एक हाथ आगे के लोग हैं जो जिम चले जाते हैं, फीस भी भर देते हैं, लेकिन एक महीने बाद कहते हैं जी हमें तो कुछ असर महसूस ही नहीं हो रहा, नज़र ही नहीं आ रहा, तो हमारा को तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या एक महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, आपको फिर भी थोड़ा सा पेशेंटली टाइम लगता है? पहली बात यह है कि कभी भी एक महीने में बॉडी नहीं बनती। जब हम एक महीना जिम जाकर छोड़ देते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद नहीं करते और हम ये समझते हैं कि शायद ट्रेनिंग मजाक नहीं है, ट्रेनिंग 2-3 माह 4 माह में बॉडी कभी भी डेवलप नहीं होती। अच्छा। ये बिल्डिंग को बनने में 25 साल लगे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 25 साल लगाएं, मेरा मतलब है कि आप ट्रेनिंग मुसलसल करते रहें। देखिए, जब आप इबादत मुसलसल करते रहते हैं तो उसका फल आप पा ही लेते हैं। हाँ जी, ऐसे तो कम से कम 1 साल में एक बॉडी तैयार हो सकती है। मतलब मिनिमम टाइम है 1 साल, कम से कम 1 साल लगता है आपको बॉडी बनाने में। यस। मतलब उसमें एक 6 पैक्स आ जाते हैं, आपके जो बाजू के बड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें। पहली बात यह है कि प्रपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाजू बना लेते हैं, चेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि कपड़े पहने अच्छे लगते हैं। उनकी लेग्स हमेशा वीक होती हैं, शोल्डर वीक होते हैं और एब्स को ट्रेन वो नहीं करते क्योंकि 6 पैक उनके नहीं बनते। अच्छा। देखिए, बॉडी के 5 पार्ट्स हैं, जब तक ये पांचों मुकम्मल नहीं होंगे कंप्लीटली, तब तक आप कभी भी अच्छे एथलीट, अच्छे बॉडी बिल्डर या अच्छे फिट नहीं हो सकती। आपकी बॉडी फिट नहीं हो सकती। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं, इनको ट्रेन करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इनको ट्रेन करने के लिए देखें, आप कभी भी 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में बॉडी कभी भी फिट नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर फैट, उसकी जो परसेंटेज है फैट की, वो कितनी है। ओके, ठीक अच्छा, है। ट्रेनिंग हर बंदे की उस हिसाब से होती है। मतलब एक ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि 1-2 महीने या 3 महीने में भी आपकी बॉडी नहीं बनती है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपने खाया पिया होता है इतने सालों से, वो उसको कम करने में टाइम लगता है। देखिए मुनीबा, हम 20 साल खाने के बाद अगर ये कहें कि 20 दिन में या 2 माह में हमारी बॉडी जो है ना, वो हाउ कैन इज इट पॉसिबल यार? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ट्रेनिंग इटसेल्फ मुकम्मल, आप 1 साल 2 साल आप जिम जाते हैं, फिर आपकी बॉडी का रिजल्ट मिलना शुरू होता है। वैसे तो रिजल्ट मिलना आफ्टर फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि जिम जाना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्यों नहीं जाते हैं? अगर थोड़े से विजिबल हो, क्या वो नजर आना शुरू होते हैं? विजिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि लोग तो छोड़ देते हैं। मैंने जो यूजुअली देखिए, हम ट्रेनिंग को अहमियत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग को आप इबादत का दर्जा देंगे ही तो कामयाब। या फिर ये हो रहा होता है कि लोग अगर जा भी रहे हैं 1-2 महीने, अगर उनको इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे तो वो सही ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात है। देखिए ना, स्ट्रेंथ क्या चीज़ है बेसिकली, तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि आपकी बॉडी जो है कितना वेट उठा सकती है और कितनी देर तक उठा सकती है, इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप 5 kg का वेट उठाया हुआ आपने और 5 मिनट बाद आप थक गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी में। लेकिन जब आप 20 kg का वेट उठाकर 20 मिनट तक भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ठीक है। बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए देखें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है। हाँ जी। कि लो वेट से स्टार्ट करें, आप ऑटोमेटिकली हाई वेट पे चले जाएंगे। ठीक है। आप 5 से स्टार्ट करें, 5 से कल 10 होगा, परसों 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा। तो इसी तरह ही देखिए, कभी भी पहले 15 दिन में तो वैसे हमारी बॉडी जो है ना, उसमें क्रैम्पिंग आ रही होती है, हमारी बॉडी जो है वो थकान होती है, लथार्जिक हो जाती है, सुस्ती पड़ जाती है, और हम फिर उस जो मीठी मीठी दर्द है ना, उसको एंजॉय करने के बजाय ना हम घर बैठ जाते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके मसल की ब्रेक डाउन हो रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है, तो इट मींस कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही है। वो बेस्ट टाइम होता है उसके ऊपर एक्सरसाइज करने का, उसके ऊपर एक्सरसाइज लगाने का। मतलब इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्रैम्प्स पड़ गए हैं। आप खुशकिस्मत है कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रेडी हो रही है ग्रोथ के लिए। देखिए, पहले इंटरनल वीकनेस आपकी बॉडी की खत्म होती है, फिर एक्सटर्नल आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। हम क्या करते हैं, पहले 1 महीने में जब इंटरनल बॉडी हमारी वीकनेसेस खत्म करती है, अच्छी डाइट से, अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी नींद से, तो तब हम घर बैठ जाते हैं।
हाँ। वो बेस्ट टाइम होता है कि उसको कंटिन्यू रखें Continue करें। आप। यस। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ में हमारी बॉडी जो है थोड़ा रिस्पॉन्स करना शुरू करती है, आपकी स्किन जो है वो थोड़ा टाइट होना शुरू होती है, मसल थोड़ी सी लुक उसकी हल्की सी शाइन आने लगती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी कि लेकिन ये 2-3 जब माह नहीं में। आ रही होती है ना, तो हाफिज साहब उसी दौरान मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान हैं ख़ास तौर पर, वो स्टीरॉइड्स की तरफ चल जाते हैं या मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। देखिए, एक तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये है कि स्टीरॉइड लेने से आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, ट्रेनिंग करने से आप बॉडी बिल्डर हमें सबको लगता है, बल्कि अब तो मुझे तो नो होगी, बिकॉज हम लोग इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे होते हैं। अब जो देखने वाले हैं उनको तो ये लगता है कि अगर हाफिज साहब ने अगर बॉडी बनाई है तो इसका मतलब इन्होंने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। या हम किसी भी बॉडी बिल्डर को अगर टीवी पे देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इसकी बॉडी ऐसे नहीं बनी होगी, स्टीरॉइड्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। देखिए मुनीबा, शॉर्टकट वे जितने भी है ना दुनिया में, जितने भी ऊपर जाने के शॉर्टकट वे बने हैं वो सारे डेंजरस हैं। जिनमें एक स्टीरॉइड वाला शॉर्टकट वे है, ये भी तो शॉर्टकट है ना। हाँ जी, बॉडी को डेवलप करने का। देखिए, जब आप बॉडी को डेवलप तो शॉर्टकट वे में कर लेते हैं, लोग जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उसके, जब आप बीमार होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डैमेज हो जाती हैं बॉडी की, तो मैं समझता हूँ उस तकलीफ से बचने के लिए शॉर्टकट वे पे आपको नहीं जाना चाहिए। नेचुरली प्रोसेस अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत बनाया है आपकी बॉडी का, आपकी हीलिंग सिस्टम अल्लाह ने इतना अच्छा रखा है कि आप थोड़ी ट्रेनिंग भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपनी डाइट पे नज़र रखें। मैं कल एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था कि 85% रोल जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपकी न्यूट्रिशन का है, 15% ट्रेनिंग का है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहें कि 15% ट्रेनिंग का है तो ट्रेनिंग रहने देते हैं, 85% पूरा कर लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपना वो भी ज्यादती है, वो भी ज्यादती है। लेकिन अच्छा, फिर ये भी एक आ जाता है पॉइंट कि लोग कहते हैं कि चाहे हम स्टीरॉइड्स का अगर इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हम अपनी डाइट इतनी अच्छी रखेंगे कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या वाकई अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टीरॉइड का हमेशा नुकसान है। आप एक पेन किलर भी लेते हैं तो डेफिनेट उसका भी नुकसान है। तो स्टीरॉइड तो वैसे इटसेल्फ जो है ये एक डेंजरस चीज़ है, खुदारा मैंने हमेशा इसको डिसलाइक किया है। एथलीट यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन पे आपका गोल अचीव करने में। अच्छा। लेकिन जस्ट फिट होने के लिए स्टीरॉइड का इस्तेमाल मैं नहीं मानता, इसका ज़रूरी नहीं है। मतलब वो डेली रूटीन में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एथलीट अगर जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स करने वो कर सकते हैं, आपने क्या करना है करके। देखिए मुनीबा, जब आप अच्छी डाइट के साथ, अच्छी नींद के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप कवर कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो फिर डेफिनेट उसके साथ आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, अच्छी डेवलप हो सकती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपकी बॉडी जो चाहते हैं वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो फिर अपने अंदर जहर डालने की क्या ज़रूरत है। मसला ये है ना कि हम पेशेंटलेस कौम है ना, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है, उसकी वजह से हम इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जमाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अच्छा अनुषा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये तो ओवरऑल हमने बात की ना, कुछ ख़वातीन के हवाले से हमें बताइए कि उन्हें किस तरह की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो घर पे, अगर वो जिम नहीं जा सकती हैं तो वो घर पे किस तरह की कर सकती हैं। और दूसरा ये कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो आप जैसे ट्रेनर होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आई वुड रेकमेंड कि लाइक आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको एक्टिव तो रहना ही चाहिए। हाँ। थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी चलेगी। इवन अगर आप फ़ोन पे फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं तो वॉक करते हुए कर लें, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और कंडीशनिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल टुगेदर कंबाइंड ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगी। और इसके फ़ायदे तो बेतहाशा हैं। अच्छा। जैसे कि द बेनिफिट्स आर कि आपकी एजिंग जो होती है वो कम होती है, स्ट्रेस रिलीवर है, एंड समटाइम्स इट्स नॉट फॉर द मसल, इट्स फॉर द माइंड। ठीक है ना। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैलेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तो देन यू कैन स्टे कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो वो थोड़ी बहुत से भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर वो 3 टाइम भी ट्रेन करती हैं एक हफ्ते में तो दैट्स फाइन। आप ट्रेनिंग कर सकती हैं, फुल बॉडी वर्कआउट कर सकती हैं, नॉर्मल कर सकती हैं, रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग कर सकती हैं, हल्का फुल्का भी चलेगा। एंड देन यू कैन इंक्रीज ग्रेजुअली, स्लोली करेंगे। एज ही सेड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आई थिंक कि स्लोली भी करेंगे तो हो जाएगी। और वॉक और ये सारा कुछ इंड्योरेंस में इंक्लूड होता है, दैट इज़ कंडीशनिंग। एंड स्ट्रेंथनिंग में आ जाती हैं वो तो वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज और बाकी चीज़ें ऐड भी हो जाती हैं। लेकिन सिंस दैट्स अ बिट हार्ड तो यू कैन ऐड प्रोग्रेसिव लोडिंग लेटर। योगा भी कर सकते हैं, योगा इज़ टू गुड, एंड जुम्बा एज वेल। तो ये चीज़ें
करना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपनी डेली लाइफ में हल्की फुल्की सी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल। हमारी बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि हम कुछ करेंगे तो बचेंगे, कुछ ना करेंगे तो मरेंगे। देखिए जितनी मशीनरी इंसान बनाता है वो मशीनरी का एक टाइम लिमिट है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ख़राब हो जाएगी। गाड़ी अगर आपके गैरेज में खड़ी है, घर में आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसका इंजन जवाब दे जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कोई भी मशीनरी ले लें, इवन वॉल क्लॉक है वो नहीं यूज़ कर रहे आप उसको प्रॉपर, तो वो उसका सेल भी वीक हो जाएगा। सेम इसी तरह लेकिन जो मशीनरी अल्लाह ताला ने बनाई है वो मशीनरी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी उतनी लाइफ बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को इस्तेमाल में लेकर आएंगे, उससे जो है काम लेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी एंटी डिप्रेशन कोई मेडिसिन लाइफ में नहीं है, इससे अच्छी एंटी डिप्रेशन पूरी दुनिया में आज तक नहीं बनी एक्सरसाइज। तो मतलब इसमें कोई इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, आप पार्क में चले जाएं, वहाँ पे जाके अच्छी खासी जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, स्विमिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी करें। ये ऐसी चीज़ है जो हम सबको करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। मुनीबा मुझे नहीं याद कि मैंने 25 ईयर में कभी संडे के अलावा छुट्टी की हो ट्रेनिंग। अच्छा। मैं 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करता हूँ डेली। अगर कोई गोल अचीव करना हो तो 2 घंटे शाम को भी करता हूँ मैं ट्रेनिंग। दोपहर को मैं 1 घंटा वॉक भी करता हूँ। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा। देखिए मैं हूँ तो मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोग हैं, मैं नहीं हूँ तो देखिए मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जब आप हंसते हैं तो सारे लोग आपके साथ हंसते हैं मुनीबा, जब आप रोते हैं तो अकेले बैठ के रोते हैं। तो रोता इंसान पता कौन है? जो बीमार होता है। बिल्कुल ऐसे। तंदुरुस्त आदमी तो पूरी दुनिया से फाइट कर सकता है, पूरी दुनिया से जंग लड़ सकता है, आप दुनिया की हर चीज से फाइट कर सकते हैं क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पट्ठों को स्ट्रांग रखना है, अगर आप बीमारी को नहीं आने देना चाहते तो आज से उसकी फिक्र शुरू कर दें। लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगे आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी कि आप अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है यार। बिल्कुल ऐसी है बहुत। आप देखिए एक बीमारी जुड़ेगी, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। आप एक बीमारी को क्यों आने देना चाहते हैं? सवाए अपनी दांतों से हम अपनी कब्रों को खोद रहे हैं आज। यार खुदारा खाना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, खाना बंद कर दें। अच्छा दूसरा हाफिज़ मुझे ये बताइए, अब लड़के जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं जी हमने 6 पैक्स बनाने हैं, 6 पैक्स बनाने हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। वाकई ये मुश्किल है या सही? 6 पैक बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। अच्छा। यस। इसमें सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करें, अपनी एक्सरसाइज की एंगल परफेक्ट करें, अपनी नींद पूरी करें 8 घंटे की। लेकिन ट्रेनर्स तो कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यही तो सबसे मुश्किल काम है 6 पैक्स बनाना। अच्छा मेरा थोड़ा ना स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा डिफरेंट है आम ट्रेनर से। अच्छा। मेरा ये मानना है कि 6 पैक बनाना सबसे ईजी है। देखिए बॉडी में जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी डेवलप होती है या पूरी बॉडी आपकी डेफिनेशन में जाती है। कोई एक पार्ट कभी भी, यानी स्पॉट रिडक्शन जो है कभी भी नहीं होती। अच्छा। हमेशा आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, फुल बॉडी रिस्पॉन्स होता है। जब आप एब्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो खाली एब्स नहीं डेवलप होंगे आपके। देखिए अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं ना, तो आपको एब्स की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो फिर भी आपके एब्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। फिर भी 6 पैक आपके नजर आएंगे बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप स्ट्रेंथनिंग अच्छी कर रहे हैं बॉडी की। अगर आप स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं कर रहे, कार्डियो अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ एब्स को ट्रेन कर रहे हैं तो एब्स कभी भी नहीं निकलेंगे आपके। अच्छा। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फायदा नहीं है। और कितनी देर में, मतलब कितने अरसे में आपके 6 पैक्स डेवलप हो जाते हैं? 1 ईयर में? 1 ईयर। ओके। अगर हम चाहें कि 3 माह में, 2 माह में 6 पैक बन जाएं तो फिर वो पेंसिल से बन सकते हैं, बड़ा खूबसूरत से पेन के साथ हम उसको बना के डेवलप कर सकते हैं, बाकी बन नहीं सकते। देखिए इंसानी बॉडी के अंदर है क्या? पट्ठे भी हैं, फैट भी है, मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, ब्लड भी है, वाटर भी है 65%। एक आम इंस्ट्रूमेंट ले लें, हाथ में पकड़ के हथौड़ी पकड़ लें, पत्थर को तराशना दुनिया का आसान काम हो सकता है, लेकिन इंसानी जिस्म को तराशना, इसको खूबसूरत बनाना, यार सबसे टफ जॉब है ये। आप खुद देखें ना, एक बॉडी अल्लाह ने बना दी जिसके अंदर सारा कुछ रखा है। अब आपने उस बॉडी को तराशना है तो तराशना किससे? लोहे के साथ लड़के, मुंह को जिप लगा के। औखा ही काम है ना सरकार, मुश्किल हुआ ना। लेकिन दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, कुव्वत इरादी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जब आपका इरादा स्ट्रांग है तो कामयाबी यकीनी है। अब जब नमाज पढ़ते हैं उसकी डायरेक्शन सीधी रखेंगे तो कबूल होगी ना, वजू करेंगे तो कबूल होगी ना। अगर सारा कुछ नहीं करेंगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी हमारी। तो फिर ट्रेनर्स क्यों कहते हैं जी ये सबसे मुश्किल है?
नहीं ट्रेनर इस तो पे क्यों नहीं आ रहे आप? इस साइड पर भी आए ना, हमें बताएं कि फिर ट्रेनर्स क्यों कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है जो जिम्स में जाती है तो उन्हें यही बोला जाता है कि जी यही सबसे मुश्किल काम है, तो किस वजह से कि उन्हें खुद नहीं पता होता? देखिए उनको खुद भी पता है, जो ट्रेनिंग से जान छुड़ाने वाले लोग हैं ना, अच्छा। उनके लिए ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि सबसे मुश्किल है। अच्छा। आप दिल से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना अगर, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। घर में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जिम जाएं, जिम का माहौल जो है वो आपके असाब के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। देखिए जब आप सीनियर जूनियर लोगों को देखते हैं आप उससे मोटिवेट होते हैं। जिम का एटमॉस्फेयर जो है, आप घर में ट्रेडमिल ला के रख लें, 7 दिन के बाद आप नहीं कर सकते। उस ट्रेडमिल के ऊपर कपड़े पड़े होंगे सुखाने के लिए। यही अगर आप जिम जाते हैं तो कम से कम आपको ये तो पता ना कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ जिम में बैठ के आ जाएं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उन्होंने 30-40 बॉडी बिल्डर लिए जिनको ऑलरेडी बड़े अच्छे एथलीट थे वो। अच्छा। उन्होंने उनको 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करवाई, सिर्फ उनको माइंड में ये बताते रहे हैं कि आप लोग जिम में आए हैं, अब आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, अब आप इलेप्टिकल कर रहे हैं, अब आप मसल को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं। वो सिर्फ 1 महीना उनको यही ट्रेनिंग देते रहे। आफ्टर 1 मंथ उसका रिजल्ट ये निकला कि वो बंदे और फिट हो गए, क्योंकि वो मेंटली जो फिट थे। यस यस, थैंक यू वेरी मच, आपने आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि यार वो मेंटली उनके माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके माइंड की गेम है सारी, और बॉडी बिल्डिंग तो मसल एंड माइंड की गेम है। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक आप जो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं। अच्छा दूसरा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी आफिस साहब, तो इसमें किस तरह की फिर डाइट लें? अगर जो जिम जा रहे हैं, अंडे खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, बाकी किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अच्छा मुनीबा, पहली बात तो ये है कि अंडों का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है। देखिए हम अंडों का ताल्लुक जो है वो मौसम से नहीं है। कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती, मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हमारे यहाँ पे है कि फ़िश नहीं खानी गर्मियों में, पूरी दुनिया में फ़िश खाई जाती है। अंडे गर्मियों में नहीं खाने, पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। देखें आप जो खा रहे हैं, जो खाना चाहते हैं वो खाएं। हाई प्रोटीन डाइट लें, आप लो कार्ब पे आ जाएं, गुड फैट्स लें, लेकिन पानी का इस्तेमाल एक ऐसा टॉनिक है जो आपको बचा सकता है। 10 से 12 गिलास जब आप पानी के पीते हैं मनीबा, तो तब आपको कोई गर्मी सर्दी आपके स्टमक को नहीं पड़ती, कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं लगती। पानी जो है इटसेल्फ अल्लाह ने उसमें इतनी शफा रखी है। आप मॉर्निंग में 6 अंडे खा रहे हैं, खाएं। हाँ सफेद आपकी उसकी जो योक है, एग योक है, जो फुल एग है, वो आप सर्दियों में 2 खाते हैं, गर्मियों में 1 कर दें। अच्छा अंडों की जो सफेदी है वो आप 6 खा रहे हैं, चाहे 12 खा लें, कोई मसला नहीं है। देखिए आपका बॉडी वेट जो है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपकी बॉडी की नीड जो है प्रोटीन की, वो 0.8 ग्राम पर केजी है। जितना बॉडी वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें और उतनी प्रोटीन आप बॉडी की पूरी करें, तो आप देखें इंशाल्लाह यू गुड टू गो, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ठीक है, मतलब अगर बाकी आप अपनी चीज़ों का या फ्लूइड इंटेक का या खासतौर पर पानी का अगर इंटेक सही रखेंगे तो आपको कोई गर्मी सर्दी का मसला नहीं होगा। अच्छा अनुषे, आप एक तो क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे, दूसरा आपको कितनी देर होगी ये करते हुए, ट्रेनिंग करवाते हुए? ट्रेनिंग करवाते हुए? हाँ। ट्रेनिंग कराते हुए तो मुझे लाइक अभी साल ही हुआ है। अच्छा। लेकिन आई हैव बीन इन द फिटनेस इंडस्ट्री एंड लाइक इनटू फिटनेस एज एन एथलीट सिंस आई वाज 4। अच्छा ओके। लाइक स्विमिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, ऑब्वियसली आई लव फुटबॉल एंड क्रिकेट वगैरह। हमेशा आई हैव बीन इंडल्ज्ड इनटू स्पोर्ट्स एंड आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन एंड द टारगेट ऑडियंस राइट देयर कि आप लोगों को भी चाहिए, यू शुड स्टे एक्टिव एंड लाइक जो भी जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करें और अपनी डाइट पे भी फोकस करें, बिकॉज एज ही सेड कि 85% इज डाइट, तो डाइट एंड एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज इज वेरी, दोनों ही मस्ट हैं कि आपने डाइट का भी ख्याल रखना है और साथ साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और अनुषा उस्मान ने भी हमें ज्वाइन किया था। अनुषा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।